माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्लान क्लासेस पे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं मॉस मीन्स मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स के एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आपके बीच लेकर आया हूँ। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन से आप सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखेंगे। दूसरा यहाँ पर एमसीक्यूज़ क्वेश्चन से आपके बेसिक क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है। स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आपसे कह रहे हैं कि स्ट्रेस का एसआई मात्रक, स्ट्रेस का एसआई में मात्रक क्या होता है। सो आप सभी जानते हैं कि स्ट्रेस का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है आपका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इसी को आप मेगा पास्कल भी कहेंगे। ओके, सो गाइस, स्ट्रेस का एसआई मात्रक मेगा पास्कल या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। आंसर नंबर फर्स्ट। सेकंड आपका है, किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिरोध मीन्स इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को क्या बोलते हैं। आपको बहुत रटाया है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस और इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। सो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रेस। ओके गाइज, नोट डाउन। सेकंड आपका आंसर होगा स्ट्रेस। इसको कहेंगे हिंदी में प्रतिबल, हिंदी में इसको कहेंगे प्रतिबल, स्ट्रेस और प्रतिबल। ओके गाइज, इसी का नाम क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। ओके, मीन्स यहाँ पर प्रतिबल की तीव्रता, प्रतिबल की तीव्रता, इसका आंसर ये भी होता है। ओके, सेकंड देखिएगा, आपसे कह रहे हैं यहाँ पर थर्ड में कि प्रतिबल की इकाई प्रायः डैश प्रयोग की जाती है। हम लोग स्ट्रेस की जो यूनिट है वो अक्सर क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, सभी को पता होगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, देन इट इज़ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एंड दिस इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये राइट आंसर हो गया आपका कि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेस की यूनिट हम मोस्टली यूज़ करते हैं, मीन्स प्रायः यूज़ करते हैं। ओके, मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बल के प्रभाव में किसी वस्तु के रूप आकार में परिवर्तन या डिफॉर्मेशन को क्या कहते हैं। देखिए, किसी भी पिंड है, कोई आपके पास यहाँ पर पिंड है, आपने इस पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पर इसका शेप एंड साइज में परिवर्तन हो गया, मीन्स पिंड हमारा डिफॉर्मेबल हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। तो इसको आप जानते हैं यहाँ पर कि क्या हुआ, इसकी चेंज इन लेंथ यानी कि चेंज इन डायमेंशन किसके रेस्पेक्ट में, ओके, ओरिजिनल डायमेंशन के रेस्पेक्ट में डायमेंशन में परिवर्तन आया है। और इस रेशियो को क्या बोलते हैं, इस रेशियो को बोलते हैं स्ट्रेन। सो योर राइट आंसर इज स्ट्रेन मीन्स विकृति। आपका जो राइट आंसर होगा वो आएगा यहाँ पर स्ट्रेन, या इसको आप कहिएगा विकृति। स्ट्रेन यानी कि ये आपका जो आंसर है वो है विकृति। ओके गाइस, पॉइंट टू पॉइंट समझिए। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है कि बल के प्रभाव में किसी भी वस्तु के रूप या आकार में परिवर्तन, जिसको क्या डिफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, उसको क्या कहेंगे, तो ये होता है आपका स्ट्रेन होता है, मीन्स विकृति होती है। ओके, सो विकृति इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो मूव करता हूँ 5 क्वेश्चंस की ओर। 5 क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, क्या आपसे कह रहे क्वेश्चन में कि कर्तन का मीन्स शेयर एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस भार के तल के कार्य करते हैं। ओके, आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर कि जो शेयर आपके पास होता है, शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये भार के कैसे कार्य करते हैं।
सो आपको बताया था यहाँ पर कि भार आपका यदि इस प्रकार से कार्य करेगा किसी भी पिंड पर अप्लाइड फोर्स, तो शेयर फोर्स आपका इसके इस सरफेस के अलॉन्ग कार्य करेगा। सो आप कह सकते हैं यहाँ पर है कि अप्लाइड फोर्स और शेयर फोर्स एक दूसरे के कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, मीन्स समांतर होते हैं। ओके गाइस, किस प्रकार के आपके होते हैं, ये समांतर होते हैं। सो पैरेलल इज अ राइट आंसर। आपका आंसर आएगा यहाँ पर, क्या आएगा यहाँ पर, ये पैरेलल इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आ गया आपका, पैरेलल मीन्स समांतर आ गया। पॉइंट टू पॉइंट समझिए, यहाँ पर किसी भी पिंड में यदि अप्लाइड फोर्स लगते हैं तो उस बॉडी के सरफेस के अलोंग हम लोग शेयर फोर्स लगाते हैं। शेयर फोर्स से ही टेंजेंशियल स्ट्रेस में शेयर स्ट्रेस से इंड्यूस्ड होता है। ओके गाइज, सो आप ये कह सकते हैं कि शेयर स्ट्रेस एंड अप्लाइड फोर्स एक दूसरे के समांतर होते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिएगा 6 में आपसे क्या कह रहे हैं कि जो स्ट्रेन है E इज इक्वल टू क्या होती है। बहुत आपको पता होगा, रटा होगा क्वेश्चन ये कि चेंज इन डायमेंशन अपान में ओरिजिनल डायमेंशन। अपान में आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, प्रारंभिक आकार, तो ऊपर आपका क्या आना चाहिए, आकार में परिवर्तन। क्या आएगा आपका, ये आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन और बटे में प्रारंभिक आकार, प्रारंभिक आकार, यही आपका क्या होता है, ये आपकी स्ट्रेन होती है जिसको स्मॉल ई से दर्शाते हैं। नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपका आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, बात करता हूँ पॉइजन रेशियो की, जिसको म्यू से दर्शाते हैं। पॉइजन रेशियो को किससे, म्यू से दर्शाते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है आपका, लैटरल स्ट्रेन अपान में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, ये आपका होता है पार्श्व विकृति, पार्श्व विकृति अपान में अनुदैर्ध्य विकृति। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइजन रेशियो कहते हैं, पॉइजन अनुपात कहते हैं। पॉइजन अनुपात को म्यू या 1/m, 1/m से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया, इसी में ही और समझिए, पॉइजन रेशियो का मान हमेशा 1 से कम होता है। पॉइजन रेशियो का मान हमेशा 1 से कम होता है। और पॉइजन रेशियो जो आपका होता है इसका मान कहाँ से, 1/3 और 1/4 के बीच में वैरी करता है। 1/3 और 1/4 के बीच में वैरी करेगा। पॉइजन रेशियो को अच्छे से समझिए कि पॉइजन रेशियो क्या होता है, इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ रेशियो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain, lateral strain to the longitudinal strain। इसको आप पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहे हैं कि प्रतिबल तीव्रता इज इक्वल टू यंग मापांक इनटू। अब यंग मापांक और स्ट्रेस कहाँ से आता है, हुक्स लॉ से आता है। आपने पढ़ा था कि हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस समानुपाती होता है किसकी, स्ट्रेन की। देन स्ट्रेस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है जिसको आप बोलते हैं यंग मापांक ई इंटू ई। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपको ई दे रखा है, ये ई क्या होती है, ये ई आपकी विकृति होती है। क्या होती है, विकृति होती है। देन आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ई इंटू विकृति मीन्स यहाँ पर आएगा आपका स्ट्रेन। ओके गाइज, नोट डाउन। प्रतिबल मीन्स जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस होती है वो इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन में आ जाएगी। ओके गाइज, नोट डाउन। एंड 9th देखिएगा, 9th में आपसे कह रहे हैं कि जो आपके पास क्या होता है यहाँ पर है, प्रत्यास्थता गुणांक ई होता है। प्रत्यास्थता गुणांक ई होता है, इसका जो मान है क्या होगा, हुक्स लॉ से अभी आपने जस्ट देखा हुक्स लॉ, यहाँ से फिर देखिएगा हुक्स लॉ आपका था सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू ई। यहाँ से क्या आएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान में E। सिग्मा को क्या नाम दिया गया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो ये E आपकी क्या बन जाएगी, अनुदैर्ध्य विकृति। ओके, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बन जाएगी आपकी। जो ऊपर नाम है सेम नीचे दे दिएगा। ऊपर क्या है, यहाँ पर यदि डायरेक्ट स्ट्रेस होता है तो अपान में डायरेक्ट स्ट्रेन हो जाता है। ओके, ऊपर यदि आपका यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है तो अपान में कंप्रेसिव स्ट्रेन हो जाता है। ओके गाइज, ओके, नोट डाउन। आपका जो 9th का आंसर है यहाँ पर आएगा अनुदैर्ध्य विकृति। कहाँ से आया ये, हुक्स लॉ से। तो देखिए हुक्स लॉ आपको अच्छे से आना चाहिए। हुक्स लॉ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, ये
एक चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि डैश विकृति को फिर डैश विकृति से भाग देकर पॉइसन अनुपात ज्ञात किया जाता है। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पासर विकृति को अनुदैर्ध्य विकृति से भाग देकर पॉइसन अनुपात क्या बेटा प्राप्त किया जाता है। बात समझ आ गई? मगर नोट डाउन आप क्या लिखेंगे बेटा, किस चीज़ को लिखेंगे यहाँ पर कि पासर विकृति को अनुदैर्ध्य विकृति से, यहाँ पर आपका आएगा पासर विकृति और यहाँ पर आएगा अनुदैर्ध्य विकृति। ओके, पासर विकृति को अनुदैर्ध्य विकृति से भाग देकर किसका पॉइसन अनुपात 1/म्यू या 1/m या म्यू का मान आसानी से प्राप्त किया जाता है। ओके, 11वां देखिएगा, आपसे कह रहे हैं अल्टीमेट स्ट्रेस तथा वर्किंग स्ट्रेस के अनुपात को, अल्टीमेट और वर्किंग स्ट्रेस के अनुपात को क्या कहते हैं, आपको बता रखा है ये काफ़ी बार। अल्टीमेट स्ट्रेस अपान में वर्किंग स्ट्रेस दैट बिकम्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक, क्या ये बन जाता है, सुरक्षा गुणांक बन जाता है। सो राइट आंसर आपका आएगा सुरक्षा गुणांक मीन्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहे हैं इलास्टिक लिमिट के अंदर उत्पन्न सीधे प्रतिबल एवं उसके कारण उपजी आयतन विकृति के अनुपात को, आयतन विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। ओके गाइस, पॉइंट टू पॉइंट समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कहने की विद इन द इलास्टिक लिमिट डायरेक्ट स्ट्रेस मीन्स यहाँ पर सिग्मा डी अपान में क्या कह रहे हैं एवं उसके कारण उपजी आयतन विकृति के अनुपात को, आयतन विकृति मीन्स से ई वी, ये आपका क्या होता है, आयतन मापांक होता है जिसको आप के से दर्शाते हैं। के इज इक्वल टू सिग्मा डी अपान ई वी, जहाँ सिग्मा डी आपका डायरेक्ट स्ट्रेस होता है एंड आपका जो ई वी है ये आयतन विकृति होती है, और दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे, बल्क मॉडुलस मीन्स आयतन मापांक के नाम से जानते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए 13 में आपसे क्या कह रहे हैं, 13 में देखिएगा आपसे कह रहे हैं कि जिस गुण के कारण पदार्थ कटने, खरोंचे जाने या गड्ढा बनने का विरोध करता है, पदार्थ की वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ओके गाइस, देखिए पॉइंट टू पॉइंट आप समझते रहिए। यहाँ पर आपने सारी प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी जिसमें आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जिस गुण के कारण पदार्थ कटने लगे, खरोंचे जाने या गड्ढा बनने का विरोध करे, कि अगर वो यहाँ पर पदार्थ यहाँ पर है कटने का अपोज करे, खरोंचे जाने का अपोज करे, जैसे कि गड्ढा बनने का, तो वो यहाँ पर क्या है कि जिसमें ये सब चीज़ें ना हो। तो आपको पता है कि अगर कोई चीज़ हार्ड होती है तो उसमें चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स हार्डनेस। एंड देखिए हार्ड इज अ आपके यहाँ पर एक टर्म है और हार्डनेस इज अ प्रॉपर्टी है। सो आपका यहाँ पर आएगा हार्डनेस। Hardness is a right answer of these questions. Hardness is a right answer of these questions and मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। कौन सा आपका है 14 में आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में कि शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की अनुपात को क्या बोलते हैं। ओके गाइस, देखिए ये सारी डेफिनेशंस हैं, आपने हर एक डेफिनेशंस अच्छे से सीखी है। शेयर स्ट्रेस का मीन्स क्या होता है आपको पता है, टाउ, एंड शेयर स्ट्रेन का मीन्स फाई, टाउ अपन फाई आपका क्या होता है, ये आपका होता है जी, और जिसको आप क्या जानते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मीन्स दृढ़ता मापांक इसको कहते हैं। क्या कहते हैं अनुपात को, दृढ़ता मापांक। दृढ़ता मापांक का मीन्स यहाँ पर होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या होता है ये, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके गाइज, नाउ राइट डाउन दिस इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। मूव करता हूँ 5th में, ई तथा जी में संबंध सूत्र। आपको एक यहाँ पर क्या दे रखा है, सूत्र दे रखा है, और सूत्र में आपसे क्या कह रहे हैं, इसमें आपसे पूछा है कि E इज इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू। देखिए आपको रटा रखा था यहाँ पर, ये स्टैंडर्ड भी मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि E इज इक्वल टू 2G1 प्लस म्यू, और एक आपका होता है E इज इक्वल टू 3K, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू। सो गाइज आपको देखिएगा बात समझ में आ रही होगी कि E का मान जो है यहाँ पर है, E और G में जो संबंध होता है वो होता है E इज इक्वल टू 2G इन ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू, और E और K में संबंध अगर आप फाइंड करेंगे तो आपका आएगा E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू।
और सबसे अच्छा ये यहाँ पर है कि 15 एंड 16 आपके दोनों ही आंसर आपके सामने आ गए। सो फर्स्ट में आपका आएगा यहाँ पर म्यू आएगा, सेकंड में 2 म्यू आएगा, एंड म्यू एंड 2 म्यू इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। सो गाइज नोट डाउन, दिस इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 के राइट आंसर है म्यू एंड 2 म्यू। म्यू एंड 2 म्यू इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। सो मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या आपसे कहना है 17 में कि अक्षीय भार की स्थिति में वस्तु की लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल प्रारंभिक लंबाई एल के अनुपात को क्या बोलते हैं? विकृति तो बोलते हैं, बट किस प्रकार की विकृति होती है? देखिएगा, जब बात हो रही है यहाँ पर है लंबाई में, और आप जानते हैं कि किसी भी पिंड की लंबाई एल थी, आपने फोर्स लगाया तो उसकी लंबाई में डेल्टा एल का परिवर्तन आ गया। तो ये किस प्रकार से आ रहा है आपका परिवर्तन? ये इसकी जो अक्ष होती कौन सी होती है? अनुप्रस्थ अंग आपकी अक्ष होती है, अनुदैर्ध्य इसको बोलते हैं आप, अनुदैर्ध्य हिंदी में इसको अनुदैर्ध्य, और वैसे आपकी ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस होती है। सो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है आपका कौन सा होगा यहाँ पर? अनुदैर्ध्य विकृति, मीन्स आपका यहाँ पर आंसर आएगा राइट, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके गाइज, आपका जो आंसर है वो है अनुदैर्ध्य विकृति। यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका वो होगा अनुदैर्ध्य विकृति। नोट डाउन, अनुदैर्ध्य विकृति इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 में आपसे क्या कह रहे हैं बेटा? 18 में आपसे कह रहे हैं कि परस्पर लंब तीनों दिशाओं में विकृति के बीजगणितीय योग को क्या कहते हैं? बीजगणितीय योग को क्या कहते हैं? ये भी आपको क्वेश्चन बताया था कि जो ईवी होता है, ईवी इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस का ई जेड, तीनों को योग को क्या कहते हैं? आयतन विकृति बोलते हैं। ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर, और इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आयतन विकृति। आयतन विकृति इसको कहते हैं। सो राइट आंसर आयतन विकृति मीन्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके गाइज, एंड 19 में आपसे कह रहे हैं किसी बीम में डैश के कारण तनाव और संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। किसके कारण आप में जो बीम है उसमें यहाँ पर क्या तनाव और संपीड़न उत्पन्न होते हैं? सो गाइस, जो आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? देखिएगा, बीम सबसे पहले समझिए यहाँ पर बीम क्या होती है। सो आप जानते हैं ये क्या है, कोई बीम है। ओके गाइस, आपका क्वेश्चन में करें कि बीम में किसके कारण तनाव और संपीड़न, तो देखिएगा तनाव यदि होगा तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे, और संपीड़न में कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, कंप्रेस करते हैं। जो फोर्स लग रहे हैं वो कहाँ पर लग रहे हैं? इसकी एक्सियल पर लग रहे हैं, मीन्स अक्ष पर लग रहे हैं। सो आप क्या कहेंगे? एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स अक्षीय भार, अक्षीय भार के कारण तनाव और संपीड़न उत्पन्न होते हैं, एंड दिस इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। एंड मूव करता हूँ 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे क्या कह रहे हैं? 20 में कह रहे हैं कि माइल्ड स्टील के तनाव परीक्षण के समय स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के जिस भार में बिना बल बढ़ाए विकृति बढ़ती है, उस भार यानी कि भाग रेंज को क्या कहते हैं? जिसमें क्या यहाँ पर है कि आप फोर्स नहीं लगाते हैं और बिना फोर्स के ही विकृति आपकी स्टार्ट हो जाती है। सो उसको क्या बोलते हैं? पराभव मीन्स इल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यहाँ पर आपको बताया था अपर इल्ड एंड लोअर इल्ड आपका होता है। इसमें क्या होता है कि आप फोर्स नहीं अप्लाई करते फिर भी उसमें इल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उस भाग को इल्ड बोलते हैं। ओके, एंड इल्ड इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर आपका 20 का जो राइट आंसर वो है पराभव। ओके गाइज, नोट डाउन 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहे हैं तनाव भार वस्तु को डैश है जब संपीड़न भार वस्तु को है। ओके, देखिए क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे तनाव भार वस्तु को क्या करता है? तनाव भार जो होता है यहाँ पर टेंसाइल फोर्स, ये वस्तु को क्या करता है? तो ये वस्तु को यहाँ पर क्या करेगा, और संपीड़ित भार क्या करेगा? तनाव भार का काम क्या होता है? तनाव भार लगाने से वस्तु हमारी खिंचती है, मीन्स खींचना होता है। ओके, क्या होता है? खींचना होता है। और संपीड़ित से क्या होती है? वस्तु हमारी दबती है, मीन्स कंप्रेस होती है। ओके, यहाँ पर क्या दबती है, और यहाँ पर आपका आ जाएगा यहाँ पर कि टेंसाइल होती है, टेंशन आ जाता है, और यहाँ पर कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेसिव भार से कंप्रेस होगी, टेंसाइल भार से आपकी टेंशन में पिंड आ जाता है। सो दिस इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। ओके गाइज, नेक्स्ट आपसे करें 22 में
कि हुक के नियमानुसार उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल सिग्मा जो है किसके समानुपाती होता है। सिग्मा जो है किसके विकृति के समानुपाती होता है। किसके होता है? विकृति के समानुपाती होता है। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आएगा आपका स्ट्रेन मीन्स विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23। क्या कह रहे हैं आपसे कि जब पिंड का तापमान बढ़ाया जाता है तो पिंड में प्रतिबल उत्पन्न होगा। यदि आप तापमान बढ़ाते हैं तो पिंड में कौन सा प्रतिबल उत्पन्न होता है? कौन सा होता है? आपको पता ही होगा, थर्मल। क्योंकि जब भी कभी आप किसी भी छड़ को दोनों सिरों से फिक्स करते हैं और उसमें हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तब आप क्या देखते हैं कि जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होती है दैट बिकम्स, कौन सी होती है आपकी? थर्मल स्ट्रेस होती है। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है थर्मल स्ट्रेस। ओके गाइस, यहाँ पर आप का जो आंसर आएगा वो है थर्मल स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट में करें पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशियो बोलते हैं, जिसको 1/m या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। 1/m या म्यू से इसको दर्शाते हैं। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइजन रेशियो बोलते हैं। ओके गाइज, ये आपका आंसर हो गया 24 का। एंड 25 में क्या कह रहे हैं आपसे? प्रिंसिपल प्लेन पर प्रतिबल शून्य होता है। प्रतिबल शून्य होता है। कौन सा प्रतिबल शून्य होता है? बड़ा शियर स्ट्रेस आपको बताया था कि कर्तन प्रतिबल शून्य होते हैं। एक ऐसा प्लेन जहां पर शियर स्ट्रेस का मान शून्य हो, उस प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। सो कौन सा प्रतिबल? शेयर स्ट्रेस। ओके, मीन्स कर्तन प्रतिबल का मान शून्य होना चाहिए। 26 में आपसे कह रहे हैं अधिकतम कर्तन प्रतिबल के समतल मुख्य प्रतिबल के समतल से कितने अंश के कोण पर झुके होते हैं? आपको बताया था ये कितने कोण पर झुके होते हैं? 45, मैक्सिमम 45, एंड 45 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 45 अंश पर झुके होते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में आपसे कि अधिकतम तथा न्यूनतम कर्तन प्रतिबलों के मान कैसे होते हैं? अधिकतम का मीन्स सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के मान कैसे होते हैं? सेम होते हैं। ओके, कर्तन की बात हो रही है। यहाँ पर है। कर्तन को बोलते हैं शेयर स्ट्रेस, एंड शेयर स्ट्रेस का मीन्स टाउ मैक्स और टाउ जो मिनिमम होते हैं वो आपके क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन में होते हैं। सो आप यहाँ पर क्या कहेंगे? बराबर, इक्वल। ओके, इक्वल इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। जो यहाँ पर आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका बराबर आएगा। ओके, मुख्य प्रतिबलों के मान नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे। मुख्य प्रतिबलों के समतुल आपस में कितने अंश के कोण पर झुके होते हैं? कितने अंश के कोण पर? देखिएगा, एक आपका समतुल, ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है और ये आपका वर्टिकल। कितने अंश पर झुके हुए हैं? ये 90 अंश के कोण पर झुके होते हैं। सो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर आएगा 90 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्तन प्रतिबल मीन्स शेयर स्ट्रेस के साथ सदैव उसी मान का परंतु विपरीत घूर्ण का कर्तन प्रतिबल पहले से दिशा में अपने आप ही कार्य करने लगता है। ओके, सब आप यहाँ पर आपका जो आंसर होगा क्या होना चाहिए? यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्तन प्रतिबल पॉइंट टू पॉइंट समझिए, शेयर स्ट्रेस के साथ सदैव उसी मान का होना चाहिए परंतु विपरीत घुमाव घूर्ण। मीन्स यहाँ पर टाउ मैक्स और टाउ मिनिमम की बात हो रही है। टाउ मैक्स और टाउ मिनिमम की बात हो रही है। क्या दिशा में अपने आप ही कार्य करने लगता है? कैसे? किस दिशा में? यहाँ पर परपेंडिकुलर दिशा में। किस दिशा में? परपेंडिकुलर दिशा में। इसको आप हिंदी में क्या बोलेंगे? लंबवत दिशा में। लंबवत दिशा में एंड परपेंडिकुलर इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। कोई भी लंब प्रतिबल अपने समतल से 45 के कोण पर अपने से कितने मान का कर्तन प्रतिबल उत्पन्न करता है? सो कितने का करता है? टाउ मैक्स आपने फाइंड किया था। टाउ मैक्स इज इक्वल टू आपका यहाँ पर आएगा सिग्मा अपान में 2, मीन्स अपने से आधा। अपने से कितना यहाँ पर? हाफ शेयर स्ट्रेस उत्पन्न करता है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है अक्षीय भार W। क्वेश्चन समझिए। अक्षीय भार W के कारण तिरछी काट का कोण
थीटा बराबर 45 अंश, थीटा बराबर 45 अंश पर अधिकतम अपरूपण का मीन्स मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का मान कितना होता है। ओके गाइज, ये अभी हाल में ही क्वेश्चंस किया था यहाँ पर कि टाउ मैक्स कब जब यूनी एक्सियल हो तब ये आपका आंसर कितना आता था, W/2a, W/2a, क्योंकि यहाँ पर क्या आपका था साइन 2 थीटा, इसको आप 1 दे देंगे तब आपका यहाँ से ये अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान निकल कर आएगा। टाउ मैक्स इज इक्वल टू W/2a। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है मोर सर्कल से, इसको भी समझिए। यहाँ पर कितना अच्छा क्वेश्चन मोर सर्कल से पूछा है कि मोर जो सर्कल है प्रतिबलों के मान ज्ञात करने की एक विधि है। कैसी विधि है आपको बता रखा है ये बेटा, कैसी है, ग्राफिकल विधि है। कैसी ये विधि है, ग्राफिकल विधि है। सो ध्यान रखिए, मोर सर्कल इज अ ग्राफिकल मेथड टू डिटरमिन स्ट्रेसेस। ओके, ग्राफिकल आपकी विधि है एक मोर सर्कल जिसकी सहायता से आप प्रतिबलों के मान को ज्ञात करते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, maximum shear stress, minimum shear stress and normal stress on an inclined plane from vertical से एंगल जो होता है यहाँ पर थीटा एंगल होता है फ्रॉम वर्टिकल। ओके, वर्टिकल से थीटा एंगल पर जो प्लेन आपका इंक्लाइंड होता है उस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस फाइंड करते हैं और क्या यहाँ से डायरेक्शंस ऑफ द रिजल्टेंट फाइंड करेंगे एंड रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड करते हैं। ओके गाइस, सो आप यहाँ से ये सब चीज़ें मोर सर्कल की सहायता से आसानी से फाइंड आउट करेंगे। और आप यहाँ से प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा है, वर्टिकल प्लेन कौन सा है यहाँ पर है, और जो भी आपका यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस है मीन सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, इसके आप कोऑर्डिनेट्स को आसानी से फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोर सर्कल। ओके गाइज, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में नई वीडियो के साथ। इसी प्रकार से नए क्वेश्चन के साथ में आप वीडियो के साथ बने रहिए और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट सीखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास से ज़रूर पहुँचे। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।